अगर वो ग्रेनेड उस समय पे ब्लास्ट हो जाता जो 59 आवर तक ऑपरेशन चलने वाला, तो अर्ली मॉर्निंग 5 बजे खत्म हो चुका होता। पहली गोली उसने फायर की, तो फर्स्ट राउंड ही हेडशॉट था। नहीं फटा कोई बात नहीं, मैं दोबारा फायर करूंगा, लेकिन तुम्हें यहां से हिलने नहीं दूंगा। वो जो दर्द था बहुत ज्यादा था। फैमिलीज के ऊपर इफेक्ट होता है, ये चीज सिर्फ फैमिली ही जानती है और कोई नहीं जानता। प्रवीण जी, ऐसे मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत हमारा सौभाग्य होता है, बहुत लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ जो हम कहते हैं, वैसे कई लोगों से मिलते हैं। लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ शायद मैंने आपको देखा होगा, शायद हम एक दूसरे के आगे से गुजरे होंगे कि जब 26/11 का ऑपरेशन जब आप लोगों ने किया था, मरीन्स ने किया था, मरीन कमांडोज ने किया था, हम वहाँ पर मीडिया एक रस्सी के उस पार हम रुकते थे, रात को वहीं सो जाते थे, कभी मरीन ड्राइव के उधर भी सो जाते थे। और शायद मैंने आपको देखा होगा, पर जब आप ताज के अंदर गए होंगे तब मुझे पता नहीं था कि एक सुपर हीरो है जो अंदर जा रहा है, हमारे देशवासियों को बचाएगा, उनके लिए वो गोली खाएगा, और उनकी वजह से आज शायद कितनी जानें हैं जो सांस ले रही हैं। तो मैं आपको बहुत ही सलाम ठोक के कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर व्हाट यू डिड फॉर अस। और बिल्कुल जितना आपके लिए कहा जाए कम है, मैं बोल नहीं सकता हूँ आपको मैं कितना गदगद हूँ यहाँ बैठा। ऋषि जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सेना में गया, और सेना में भी मैं नौसेना में गया, और वहाँ पर भी मैंने स्पेशल फोर्स ज्वाइन की, मार्कोस ज्वाइन की। और ये मेरे नसीब है कि मैं 26/11 का पार्ट बना, और ऊपर वाले ने मुझे उस लायक बनाया कि मैं जाके टेररिस्ट का सामना कर सकूं, उनके साथ एनकाउंटर कर सकूं, और अपने देशवासियों को उस हालत में बचा सकूं। और मेरा मानना भी यही है कि बराबर की टक्कर होनी चाहिए। इनोसेंट लोगों को मार के कुछ नहीं मिलता है। सही बात है। बात है टेररिस्ट की और डिफेंस पर्सनल्स की। अगर उनको किसी तरह की लड़ाई लड़नी भी है तो ये रहता है कि आमने सामने आए, लड़ाई लड़ें। उसमें देशवासियों का क्या लेना देना है? देशवासी तो देश को प्रगति की तरफ लेके जाने में काम कर रहे हैं। तो इस बात का जो गुस्सा रहता है ना एक सोल्जर के अंदर कि यार तुम ये जो कर रहे हो ये बिल्कुल ही गलत है जी, और ये कायरतापूर्ण कार्य है। जी, अगर आपके पास गन है तो मेरे पास भी गन है, करेक्ट। चलिए दोनों मिलते हैं, दोनों आपस में चलाते हैं, कौन मरता है कौन नहीं मरता बाद की बात है। ये लाइक इसमें दिखता है आपका प्रोफेशनलिज्म कि कौन ज़्यादा ट्रेंड है। और ऑब्वियसली मार्कोस वाज वेल ट्रेंड, उनसे बाहर जा ही नहीं सकता था ऑपरेशन। जी, तो हमने वहाँ पे अपने जो प्रोफेशनलिज्म था वो पूरा का पूरा डाल दिया उसमें। मेरे पास में मुझे पता था कि मेरे पास हेलमेट नहीं है, मुझे ये भी पता था कि मेरे पास कम्युनिकेशन सेट भी नहीं है, उफ, मुझे ये भी पता था कि जो मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है वो टेररिस्ट की गोली को नहीं रोक सकती। अरे इसके बावजूद भी मैं देश के लिए खड़ा रहा ना, लड़ा मैं देश के लिए, अपने जो इनोसेंट लोग हैं उनके लिए खड़े रहे सैनिक हम लोग। तो सोल्जर का जो पार्ट है वो एक अलग ही पार्ट है, सोल्जर का जुनून अलग है, उसके लिए देश ही सर्वप्रथम है, देश की मिट्टी ही सब कुछ है। सिर्फ एक सोल्जर होता है। अब मैं आपसे एज अ सोल्जर एक बात, रिटायर्ड सोल्जर, मैं पूछना चाहता हूँ, आज कितने 13 साल हो गए हैं उस बात को। जी। और 13 साल में ज़िंदगी भी बहुत आगे बढ़ी है, लेकिन आज से 13 साल पहले का एक फ्लैशबैक हम देखें, जब आपको पता चला कि आपका यूनिट जो है ये ऑपरेशन के लिए जा रहा है, तो आपके मन में क्या फीलिंग आई थी? क्योंकि जैसा आपने कहा कि एक अलग ऑपरेशन था, अक्सर आप कहीं कमांडोज कहीं कोई सरहद पे मिल गई, कहीं कहाँ पे मिल गए। मैं जानता हूँ कि मार्कोस बहुत स्पेशल ऑपरेशंस करता है, लेकिन आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? देखिए सर, मैं यही कहूँगा कि मैं वेल ट्रेंड हूँ और मैं किसी भी सिचुएशन से नहीं डरता हूँ, किसी भी सिचुएशन को मैं अपने अकॉर्डिंग ढाल सकता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि इस तरह के ऑपरेशन मिलना, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन जो होते हैं ना बहुत कम लोगों को मिलते हैं, बहुत कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अर्बन एरियाज़ में उनको इस तरह के ऑपरेशन मिले। कश्मीर में मैं कई सारे ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो मैक्सिमम ऑपरेशन थे जंगल के। जी, तो जंगल ऑपरेशन और अर्बन ऑपरेशन दोनों में बहुत अंतर है,
क्योंकि यहाँ पर हमको रूम इंटरवेंशन करना है। जंगल एक अलग टेरेन होता है और यहाँ पर एक अलग टेरेन है, तो दोनों में ही मार्कोस को महारत हासिल है। सो उनमें से मैं भी एक पार्ट था, मैं भी उस टीम का हिस्सा था, और टीम वाले लोग जानते थे कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो इसलिए उन्होंने मुझे पॉइंट मैन डाला, यानी कि फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का जो आर्क ऑफ फायर है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा आर्क ऑफ फायर रहता है, तो हमको 190 डिग्री अपना मूवमेंट रखना पड़ता है फर्स्ट पर्सन। तो मतलब पूरी तरह आप घूम घूम के वैसे जैसे नहीं, हमारा जो आर्क ऑफ फायर है, मतलब मैं अगर सामने चल रहा हूँ तो मेरी जो आंखें हैं वो 190 डिग्री देख सकती हैं। तो मुझे ही पूरी टीम को बचाना भी है और टेररिस्ट को मारना भी है। अगर मैं पहली गोली नहीं चला पाया जी, तो अगर टेररिस्ट को पहली गोली चलाने का मौका मिल गया तो मैं तो मरूंगा ही, मेरी टीम भी पूरे खतरे में आ जाएगी जी। तो इसलिए जो पॉइंटमैन चुना जाता है वो बहुत ही एक्टिव बंदे को चुना जाता है, ताकि उसके जो मूवमेंट्स होती हैं वो बहुत फास्ट होती हैं, उसके जो एक्शन होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं। तो वो सब ट्रेनिंग की वजह से वो एक्शन जो होते हैं वो फास्ट हो जाते हैं। आपकी जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी मसल मेमोरी में आ जाती हैं। तो वो मसल मेमोरी एक बार अब आ गई, वो जाती नहीं है इतनी आसानी से। आप मुझे आज भी कोई गन दोगे तो मैं विद इन 5 to 10 सेकेंड वेपन को रेडी करके फायर मोड पे डाल दूंगा। अच्छा, बहुत फास्ट एक्शन। मैं 5 to 10 सेकेंड भी ज़्यादा बता रहा हूँ, वो बिल्कुल लाइटनिंग स्पीड, बहुत लाइटनिंग स्पीड है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब चैम्बर में गोली लोड हो गई और कब फायर हो गया। मुझे एक बात बताइए, ये होती है आपकी एक ट्रेनिंग, एक होती है मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशन। आप जो है नागरिकों को बचाने जा रहे हैं, सिटीजन्स हैं, जैसे आपने कहा इनोसेंट हैं, तो उस इमोशन को बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब एक सोल्जर ने सिर्फ अटैक नहीं करना, बचाना भी है, जैसा आपने कहा टीम को भी। ये जो सिचुएशन है बड़ी टिपिकल सिचुएशन होती है जी। अब कई जगह पे होता है, मैं ताज की बात करूं तो कई जगह पे डेड बॉडीज थी जी, जिनके ऊपर से हमको निकल के जाना पड़ा, लिटरली निकल के जाना पड़ा। हम उस बॉडीज को टच नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा इंजर्ड है और बता पा रहा है, यानी कि वो इस स्थिति में है कि बात कर सकता है, अच्छा, तो ही हम उसको टच करते हैं। ये प्रोफेशन है। तो ये हुआ था आपके साथ जब आपने एंटर किया? हाँ, इस तरह से होता है। अच्छा, हमने कई बॉडीज को निकाला भी, घायलों को निकाला भी हमारी टीम ने, मैं भी उसमें इन्वॉल्व था जी। तो जो घायल होते हैं उन्हीं को हम टच कर पाते हैं। अगर कोई डेड बॉडी है और वो ऐसे ही फर्श पे पड़ी हुई है तो हम उस बॉडी को टच नहीं करते, क्योंकि उस बॉडी के नीचे ग्रेनेड लगा हो सकता है, कोई एक्सप्लोजिव हो सकता है। और ऐसा हुआ हमारी टीम के साथ में। ऐसा जो टेररिस्ट थे उन्होंने जो 2 डेड बॉडीज थी उनको अपने ऊपर कर लिया और वेपन को पॉइंट कर लिया कि जिधर से हमारी टीम जा रही थी। तो जो हमारी टीम का फर्स्ट बंदा था, मैंने बोला ना पॉइंट मैन, तो वो दूसरा पॉइंट मैन था, दूसरी टीम थी। तो उसने जैसे वो पास आने लगा और उसको वेपन दिख गया, जैसे ही वेपन दिखा उसने पूरी टीम को फॉल बैक किया। फॉल बैक करके और जैसे ही उन्होंने फॉल बैक शुरू किया, टेररिस्ट ने वहीं से लेटे लेटे ही डेड बॉडीज के जो ऊपर पड़ी, हाँ, नीचे से फायर ओपन कर दिया। लिटरली पूरी टीम बची बिकॉज ऑफ द पॉइंट मैन। तो पॉइंट मैन का एक्शन बहुत ही फास्ट होता है, पॉइंट मैन के ऊपर ही पूरी टीम डिपेंड करती है। वही ये हुआ ताज के अंदर, लेकिन इन सब चीज़ों का किसी को कुछ पता नहीं है। मैं आज आपके सामने डिस्क्लोज भी कर रहा हूँ, ऐसी हुई ऐसी। जैसे मैं आपसे इमोशन की बात कर रहा था, कभी डर भी तो लगता है। आप, मुझे नहीं लगता आप किसी चीज़ से डरते हैं वैसे, पर एक डर होता है, एक इंसान कॉन्शियस हो जाता है कि मैं एक स्पेशल मिशन कर रहा हूँ, ऐसी जगह पर कर रहा हूँ। कभी जाते ही डेड बॉडी देख ली तो एकदम से कभी कभी आपका मनोबल थोड़ा सा हिल सकता है। तो आपके साथ क्या हुआ था? इमोशंस हर किसी के अंदर होते हैं, सही बात, मेरे अंदर भी है और हर किसी के अंदर होते हैं। लेकिन इमोशंस को अपना हथियार बनाना, ये मैं कहूँगा स्पेशल फोर्स के बंदों को ही आता है। मतलब जैसे आप इमोशंस हैं, आपने डेड बॉडी देखी, हाँ, ये मेरे देशवासी की डेड बॉडी है जी। तो आप उन इमोशंस को अपनी स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करें, उसको गुस्से में ना कन्वर्ट करें। दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक होता है गुस्से में कन्वर्ट करना, एक होता है स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना। तो ये स्ट्रेंथ कन्वर्ट करनी है हमको गलतियां नहीं करनी है। डर किस बात का होता है? डर होता है, हर किसी के अंदर डर होता है, चाहे मैं पॉइंट मैन चल रहा हूँ, चाहे मैं रियर सिक्योरिटी हूँ। डर किस बात का है? सेफ्टी का। क्या मैं सेफ हूँ? जिस एरिया में मैं घुस रहा हूँ उस एरिया में
मुझे ये देखना होगा कि कौन कौन सी जगह है जहाँ पे मैं और मेरी टीम सिक्योर तरीके से बैठ सकती है और अपनी अपनी पोजीशन ले सकती है। इस बात का डर। टेररिस्ट से या किसी एनिमी से स्पेशल फोर्स का काम नहीं है डरना, उनका काम है पॉइंट टू पॉइंट चलना, डरने का नहीं। डरना मतलब अपनी सेफ्टी को सिक्योर, सेफ्टी अपनी सिक्योर होनी चाहिए बस। सेफ्टी के साथ में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपको छोटी जगह मिले चाहे आपको बड़ी जगह मिले। तो उस चीज में अपने आप को सेटअप करना है, प्लस अपने बड्डी की आपको केयर करनी है जो आपके साथ में पीछे है आपके साथ। तो ये सब चीजों का डर मैं कहूँगा कि वो डर हर किसी स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर के अंदर होना भी चाहिए और होता भी है। इस बात का डर बिल्कुल नहीं होता है कि सामने वाला गोली मार देगा, क्योंकि ये चीज हमें पता है कि उसकी अगर जैसे विजन में आया, हमारे विजनिटी में है, तो सबसे पहले गोली हमारी चलेगी। अगर छुपके है तो गोली उसकी चलेगी। हाँ। तो वो छुपी हुई जो जगह है उनको तलाश करने का है। वो डर रहता है कि अगर कहीं से जो छिपी हुई जगह है वो कहीं छूट ना जाए। तो ये है आपकी सिक्योरिटी, ये है आपकी सेफ्टी। उसके ऊपर हमारी बहुत बारीकी से नजर रहती है। अगर वो छूट गई तो आप गए और आपकी टीम के ऊपर हमला हो सकता है। कि मार्कोस की इतनी शौर्य की और आपकी इतनी ज़बरदस्त कहानी मैं सुन रहा हूँ, मतलब ये बिल्कुल जैसा आपने कहा मीडिया में बाहर नहीं आई है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ये कहानी सब तक पहुँचा रहे हैं। जब आज आप आंखें बंद करते हैं तो क्या आपको वो एकदम जैसे बोलते हैं ना, वो एक मेमोरी में छप जाता है, तो क्या आपको वो क्लियर दिखाई देता है कि मैं यहाँ से चढ़ा था, ऐसा गया, वहाँ पे रुका, वहाँ पे, मतलब मैं जानता हूँ आप मुझे डिटेल्स नहीं दे सकते हैं। क्या आपको याद है आपने आई टू आई पहली बार टेररिस्ट को देखा हो, वो मोमेंट होता है एक, एंड ऑल दीज गाइज वर एक्चुअली टेलिंग मी कि वो मोमेंट कैसा होता होगा एक सोल्जर के लिए जब आप दुश्मन को देख रहे हो, वो आर्म्ड है, वो आपके लिए, आपके देशवासियों के लिए खतरा है। वो मोमेंट याद है आपको? मैं उनको देख नहीं पाया क्योंकि रूम के अंदर पूरा अंधेरा था। अच्छा। लेकिन फायर जब हुए हैं आपस में हमारे जी। तो फ्लैश जब निकलते हैं तो दिखाई देता है कि लाइक गोली चल रही है और वहां से आपके ऊपर एम किया जा रहा है, वो जगह है। अच्छा। और अंधेरा होने की वजह से मैं उनको देख नहीं पाया जी। लेकिन उनके मर्मरिंग साउंड्स थे वो मैं सुन रहा था। मैं ज़्यादा दूरी पे नहीं था, अप्रोक्सीमेट 15 मीटर मैक्सिमम 15 मीटर बस। हम लोग इतना ही, वो 4 थे और मैं अकेला था रूम के अंदर। वो 4 थे? वो 4 थे और मैं अकेला था। तो साउंड्स आते हैं उधर से, बातें जो कर रहे होते हैं वो आते हैं, साउंड आता है। और मैं करीब करीब उसमें रूम में 25 मिनट रहा। कितना बड़ा रूम था सर? ये हॉल था, हॉल था, डाइनिंग हॉल था काफी अच्छा, बड़ा। अच्छा। चैम्बर की जो फाइट है जी, वो बहुत फेमस। मैं पढ़ ही रहा था इसके बारे में, इतने प्यारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, और बिल्कुल वो एक शेर जिगरा आपका, वो जो मैं आपसे सुनना चाहता था कि आई डोंट नो हाउ मच डिटेल आप मुझे दे सकते हैं, मैं सुनना चाहता था कि तब क्या होता क्या है, आपके मन में क्या चलता है। आप 4 लोगों को फेस कर रहे हैं, वो भी आर्म्ड है, आप भी आर्म्ड है, आई एम श्योर उनकी भी कोई ना कोई ट्रेनिंग है, आपके जितनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन मैं एक सवाल भी क्या पूछूं, क्या क्या सोच के क्या किया आपने, क्योंकि एक सोल्जर का धर्म वो सोल्जर ही जानता है। उस धर्म को कोई और ना तो फील कर सकता है और ना उसको कभी गले के नीचे उतार सकता है। वो जो धर्म था उस दिन मैंने पूरा किया और अपना, मैं कहूँगा कि 100% मैंने अपना 100% दिया। और उस दिन जब मेरे सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी, मेरे पास कुछ और ऑप्शंस नहीं बचे थे, तब मैंने सिर्फ एक ही डिसीजन लिया था कि अब इनको मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ग्रेनेड से हमला करना। ग्रेनेड से हमला करने का मतलब ये था कि मैं भी उसी रेंज में हूँ। जब आप भी उतने ही खतरे में हैं। जैसे ही वो एक्सप्लोड होगा जी, तो मैं भी इस रेंज में हूँ, तो मैं भी मारा जाऊंगा। लेकिन वो जो निर्णय था, जो ठोस निर्णय कहें हम, मैंने वो लिया उस दिन कि अगर मैं इन 4 को मार के खुद मरता हूँ तो इससे बड़ी बात एक सैनिक के लिए नहीं हो सकती। और ग्रेनेड मैंने लास्टली मैंने फेंका, वो नहीं फटा, वो गलती मेरी नहीं है। मैंने अब एज ए सोल्जर मैंने अपना धर्म जो था वो निभाया। वो ऊपर वाले की
मर्जी रही होगी क्यों नहीं फटा, कैसे नहीं फटा, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एज ए सोल्जर मैंने उनका बोरिया बिस्तरा पैक कर दिया था। अगर वो ग्रेनेड उस समय पे ब्लास्ट हो जाता, जो 59 आवर तक ऑपरेशन चलने वाला, तो अर्ली मॉर्निंग 5 बजे ख़त्म हो चुका होता। तो ये ऊपर वाले की कुछ न कुछ करामात रही होगी, वो ग्रेनेड नहीं फटा। और ये भी कंफर्म था कि अगर वो ग्रेनेड फटता तो मैं भी जिंदा नहीं बचता, ये भी श्योरिटी थी। शायद आपको बचाने के लिए वो शायद ऊपर वाले ने, किस्मत ऐसी लिखी हुई थी, शायद ऐसा कुछ हो। लेकिन मैं कभी रिग्रेट पे नहीं जाता हूँ, मैं हमेशा रिक्रिएट चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बिलीव करता हूँ। क्योंकि अगर मैं उसी रिग्रेशन में बैठा रहूँ कि क्यों नहीं फटा, कैसे नहीं, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा ज़िंदगी में। तो मुझे आगे बढ़ने के लिए रिक्रिएशन चाहिए। तो मैंने दोबारा फायरिंग शुरू की वहीं पे खड़े हो, वहीं पे। नहीं फटा कोई बात नहीं, मैं दोबारा फायर करूँगा, लेकिन तुम्हें यहाँ से हिलने नहीं दूंगा। तुम छुपे हुए हो, मैंने भी कवर लिया हुआ है, मैं हिलने नहीं दूंगा तुम्हें यहाँ से, ताकि पूरी टीम जो है मेरी सेफ रहे, जो बाकी के जो हमारे इनोसेंट लोग हैं, देशवासी हैं, वो सेफ रहें, ताकि पूरी टीम उनको इवैक्यूएट करा सके। तब तक मैं तुम्हें यहाँ पे होल्ड कर सकता हूँ, सस्टेन कर सकता हूँ उस जगह पे जितनी ज़्यादा देर, क्योंकि उस समय पे मुझे गोलियाँ भी लग चुकी थी जी, ब्लीडिंग पूरी हो रही थी। उसके बाद भी मैं टिका रहा। एक ये सब चीज़ें मैं कहूँगा कि ऊपर वाले की शायद कुछ देन थी, इतने लोगों की दुआएं थी, देशवासियों की दुआएं थी, तो वो चीज़ मैं कर पाया। तो पूरे जब मेरा आधे घंटे का वो 25 मिनट्स के आसपास का, जब तो उसमें जो गोलियां चलने वाली मेरी गोलियां थी वो करीब करीब ऐसी थी 17-18 होंगी, बस 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 एक एक गोली मैंने चुन चुन के मारी है। 17-18 गोलियां? बस अब आप लगा सकते हो कि कितना परफेक्शन के साथ में गोलियां मारते हैं। अरे बस मेरे पास 5 मैगजीन थी, मैं खाली भी कर सकता था, मैं बहुत कुछ कर सकता था। हाँ। लेकिन उन मैगजीन को खाली करके कुछ फ़ायदा नहीं था। मुझे पता है कि एनिमी छिपा हुआ है, उसको मैं किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से गोली नहीं मार सकता हूँ इतना इजी। सो मुझे तय करना है कि कितने ड्यूरेशन के बाद मुझे फायर ओपन करना है। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए हो और बस एनिमी को डाउन करने के लिए आप ऐसे ही फायर पे फायर, पिक्चरों में दिखाते हैं कि वो बस चलाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। और एज स्पेशल फोर्सेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, मार्कोस में तो बिल्कुल नहीं होता है। एक एक गोली चुन चुन के चलाएंगे, क्योंकि एक एक गोली आपको बचा भी सकती है और मरवा भी सकती है। अगर आपके पास एमुनेशन है तो आप काफी लंबे टाइम तक टिक सकते हो, लंबे टाइम तक। आपको एक कंजर्वेटिव अप्रोच भी लेना पड़ता है, आपको पोजीशन भी चेंज हो रही है, कुछ भी चेंज हो रहा है, लेकिन आपके पास में एमुनेशन है, तो आप ऑपरेशन में काफी लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकते हो जी। अगर आपके पास एमुनेशन खत्म हो गया और वो एक बार बैरल खाली चल गया, यानी कि एक ट्रिगर खाली चल गया और उसे पता चल गया, उसको पता चल गया, तो आपको नहीं छोड़ेगा। अच्छा, मैंने तो एक एक गोली को बड़े सेलेक्टिव तरीके से चलाया था, बहुत सेलेक्ट करके, ऐसे ही मैंने गोली नहीं चलाई। मुझे बताइए सर, वो जो मोमेंट था जब आपको गोली लगी थी, जब तो आपको कंटिन्यूसली वो लगी थी वैसे 3 जगहों पर, या ऐसे कुछ फायर हुआ, आपने रिटालिएट किया फिर फायर हुआ? वो जब मैं रूम के अंदर एंटर किया था तो मुझे 2 AK-47 के सेफ्टी कैच की आवाज़ सुनाई दी। अच्छा, मुझे कंफर्म हो गया 2 हैं जी, कि 2 टेररिस्ट यहाँ पर है 100%। AK का साउंड आपको, जैसे AK का सेफ्टी कैच बिल्कुल डिफरेंट साउंड होता है, आप उसको बिल्कुल आंख बंद करके भी, लाइक कान खुले हुए हैं, आप 200 मीटर दूर से भी आप सुनोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि उसने अपनी गन की पोजीशन चेंज की है जी। तो मुझे पता चल गया कि 2 हैं, लेकिन 4 थे। ओ, मैं 2 के उसमें था, तो मैं सबसे आगे मैं था, तो मैंने वहीं पे अपने आप को डाउन कर दिया, पोजीशन ले ली मैंने जहाँ से मेरी तरफ से साउंड आया। तो मैंने वेपन को उधर की तरफ फेस कर दिया और अपने फेस को, एक चेयर थी, चेयर के ऊपर मैंने अपना थोड़ा सा ये वाला फेस बचा लिया, थोड़ा सा, अच्छा, हल्का सा, अच्छा, ताकि उसको एम लेने में थोड़ी दिक्कत हो। और जैसे मैं नीचे बैठा हूँ तो उसने एम लिया मेरी तरफ और पहली गोली उसने फायर की। तो फर्स्ट राउंड ही हेडशॉट था।
वो चेयर की वजह से बचे आप? वो चेयर का जो फट्टा था ना, यस, जी जी। उस चेयर के फट्टे की वजह से मैं बचा। ओह। और जैसे ही मुझे फ्लैश दिखाई दिया और मेरी जो उंगली थी वो ट्रिगर के ऊपर थी, तो मैंने भी प्रेस कर दिया। तो करीब 3-4 राउंड मेरी गन से निकले होंगे। जी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है, क्या हुआ मुझे नहीं पता। जब मुझे होश आया और जब वो जो ब्लड था वो पूरे गर्दन के पास से निकला, तब मुझे होश आया। और जब वो सेंसेशन थे, जो बर्निंग सेंसेशंस थे, तब फील होना शुरू हुआ कि गए। तो ये हेडशॉट था, फर्स्ट, पहली बार में हेडशॉट था। ऐसा होता है। पर कभी आप, तभी आपको ऐसा लगा जब आप ब्लीड कर रहे थे, आपने रियलाइज कि आप इंजर्ड हैं, आपको गोलियां लगी हैं मल्टीपल? मुझे पता चल गया कि मैं इंजर्ड हो चुका हूँ। सो मैंने पहले अपने बड्डी को ढूंढा जी। कि बड्डी कहाँ पर है। सो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। सो बड्डी जो मेरे पीछे थे वो पूरी टीम को लेके रूम के बाहर जा चुके हैं। जी। सो आई वॉज अलोन। अब मुझे यहाँ पे पूरा गेम खेलना है। अब यहाँ पे गेम मेरा है, यहाँ पे और कोई नहीं है। यहाँ टेररिस्ट हैं और मैं हूँ। नेक्स्ट सिचुएशन के लिए मैंने अपने आप को तैयार किया। जो पेन था, जो जलन थी, उसको फेस करना है अभी। उसको चैनलाइज करना है। उसको चैनलाइज करना है, साउंड नहीं निकालना है आपको। एक 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 साउंड होता है ना, ऊ आ आउच वाले जो भी कुछ भी है, वो एक भी साउंड आपको नहीं निकालना है। सामने वाले को पता चल गया कि इंजर्ड है, ठोक देगा आपको। वो मेंटली भी हावी हो जाएगा आप पे। मेंटली हावी हो जाएगा आपके ऊपर। तो ये सिचुएशन आपको संभालनी है। सही कह रहे हैं। मैंने नेक्स्ट सिचुएशन क्या थी मेरी, मैं नीचे पड़ा हूँ, नीचे गिरा हुआ हूँ, मैं फर्श पे हूँ। नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है वहाँ पे? या तो आप फायर कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। मैं तो गिरा पड़ा हूँ ना। नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है? कि वो ट्राइंग टू डोमिनेट एंड अटैक यू। नहीं, कंफर्म शॉट लेंगे वाकई आपके ऊपर। अच्छा। मरा है कि कि जिंदा नहीं है। है। अच्छा, हाँ, वो आके। पॉइंट ब्लैंक आपको लेंगे। हाँ पॉइंट ब्लैंक भी आपका हेडशॉट होगा। हाँ। तो आपको वो जगह बहुत जल्दी छोड़नी है। अच्छा। जिस जगह पे आप गिरे हो वो जगह आपको जितनी जल्दी हो सकना, जितनी जल्दी हो सके उस जगह को आपको छोड़ना है। और आपको एक सेफ एंड सिक्योर जगह पे अपने आप को शिफ्ट करना है, क्योंकि आपके साथ कोई और है नहीं। जब आपके ऊपर आ जाएगा एनिमी, आप कुछ नहीं कर सकते, वेपन भी नहीं उठा सकते आप उस समय पे, क्योंकि आपको अब एक्ट करना पड़ेगा मरने का। जब मरने का एक्ट करोगे तो वो पॉइंट ब्लैंक लेगा। सिंपल सी चीज़ है। तो आप उसको, ये उस सिचुएशन तक चीज़ें ना जाएं, तो पहले आपको कोई साउंड नहीं करना है और शिफ्ट भी करना है। अपने आप को शिफ्ट भी करना है। सामने वाले को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप इंजर्ड हो, क्योंकि इंजर्ड एक बार बॉडी हो गई और वो भी गन शॉट लगा हुआ है तो आप जिंदा बच ही नहीं सकते। ये सिंपल सा फंडा है जी। अब ब्लीडिंग रुक नहीं सकती, ब्लीडिंग होगी ही होगी। आप ऐसे नहीं मरोगे तो एक्सेस ब्लीडिंग से आपकी डेथ होगी। करेक्ट। अनटिल अनलेस आपको फर्स्ट एड ना दिया जाए। और वो बैकअप देने के लिए तो कोई है ही नहीं आपका। गन शॉट की ब्लीडिंग नहीं रुकती है कभी भी। करेक्ट। कभी नहीं रुक सकती। उसके लिए स्पेशल बैंडेज आती हैं, स्पेशल गॉज पीस आते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट। करेक्ट। वो नहीं रोक सकता था। तो मुझे पता था कि मैं जो गोली है मेरे कान को पूरा फाड़ के ले गई है। सो ये चीज़ हार्ट से ऊपर है, तो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी, रुकेगी नहीं। अगर हार्ट से नीचे होती, पैरों में होती, तो एक्सेस ब्लीडिंग हो सकती थी। तो इस चीज़ को, सिचुएशन को मैंने समझा, सुलझाया और अपने आप को सेफ जगह पे लेकर आया। और फिर मैंने दोबारा से इंगेज करना शुरू किया एनिमी को। सर, फिर जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ, सक्सेस आप लोगों को मिली है, मतलब पूरे भारत को मिली है, मैं ऐसा कहूँगा। आज जब आप उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, या आपकी वजह से इतनी जानें बची हैं, तो कोई नंबर ही नहीं दे सकता है उसका। तो आपने जब ख़त्म कर लिया वो ऑपरेशन को, आप हॉस्पिटल वापस आ गए, तब आप उठे, आप किस भाव के साथ उठे थे? भाव शून्य थे।
शून्य से ज़्यादा कुछ रहता ही नहीं है। जो मेरा कर्म था वो मैंने किया, मैंने किया। और मैं क्या एक्सपेक्टेशन रखूं किसी से। भाव शून्य थे, लेकिन जो खुद को कहूँ मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा था। यही है एक सोल्जर की कमाई। आपके टीममेट्स ने आपको क्या कहा? कुछ आके बताया, कुछ बोला, तू मिलते ऐसा आते, मिला वैसा मिला कुछ? देखिए वहाँ पे क्या होता है कि टीम सेम टाइम जैसे वापस यूनिट में आते हैं तो टीम बिखर जाती है। अच्छा। तो कोई किसी ऑपरेशन के लिए निकल जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। तो आप वापसी में होगे तो कोई और ही मिलेगा आपको। अच्छा, वैसा होता तो वही यूनिट वैसा पैरेलल नहीं चलता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। जैसे आपके उस टीम में जितने लोग थे, अब जैसे वो ऑपरेशन ख़त्म हो गया, तो जब वापस आओगे आप, मैं अगर इंजर्ड हो गया हूँ, मैं यूनिट से बाहर हो गया हूँ, तो वापस यूनिट में आने में टाइम लगेगा जी। तो जब तक आप वापस आओगे तब तक देखोगे कि उनमें से एक भी बंदा वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सब इधर उधर चले जाते, कोई किसी ऑपरेशन में निकल गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। वो गैदरिंग मैं कहूँ हो ही नहीं पाती उन सब चीज़ों, उन बंदों की कभी भी। वो बंदे कभी एक साथ में मिल ही नहीं पाते थे। अच्छा। कभी कोई मिल गया तो वो बताएगा, कभी कोई मिल गया तो वो सारी चीज़ें फिर आपको कड़ियाँ जोड़नी पड़ती हैं। फिर अच्छा सर, तो फिर आपके लंग की इंजरी को लेकर के इतना इतना वर्णन है उसका, और कहते हैं कि यू आर दी ओनली पर्सन जी जी अलाइव जो विद अ पार्शियल लंग, मैं ऐसे कहूँ। जी जी। आप तो बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं उसके साथ। थोड़ा सा उसके बारे में वी वांट टू नो योर थॉट्स कि आप उस चीज़ को कैसे? एक मैं कहूँ कि ऐसी सिचुएशन थी कि मैं हर दूसरी से तीसरी ब्रीथ खींच के लेता था। ओह। मुझे खींचना पड़ता था। मैं अनकंफर्टेबल फील करता था। मुझे जितनी ऑक्सीजन मुझे चाहिए होती है थी उस समय पे मिलती ही नहीं थी। मैं लैडर नहीं चढ़ पाता था। अच्छा। ज़्यादा डिस्टेंस चल नहीं पाता था। अच्छा। 20-22 मीटर में चल लिया तो बहुत बड़ी बात होती थी मेरे लिए। चल ही नहीं पाता था मैं। कितना हिस्सा हमारे लंग का जो है ये हो गया था? ये 3, देखिए इसमें 2 लंग्स हैं, हाँ। एक लेफ्ट और एक राइट। जी। तो राइट वाले में 3 लूब होते हैं जी। और लेफ्ट वाले में 2 लूब दो होते होते हैं। हैं। तो जो शॉट था एक का, वो मिडिल लूप से निकला, मिडिल लूप से। जी। तो प्रेशर की वजह से, या हम कहें कि उसे रोटेशन की वजह से भी, तो बीच वाले से निकली तो ऊपर वाला भी ये लूप फट गया और नीचे वाला फट गया और पूरे लंग्स को बॉडी के बाहर उसने फेंक दिया पूरा, यानी कि पीछे कमर की साइड में। जी। तो ये हुआ। तो अभी क्या था, सिर्फ एक ही पार्ट बचा, जो ऊपर, नीचे का तो पूरा खराब हो चुका था। तो ऊपर का जो भी पार्ट बचा था, डॉक्टर्स ने उसी को स्टिच करके चेस्ट वॉल के साथ में उधर ही सेट कर दिया। जी। और उसमें क्या था कि जो फ्रेगमेंट्स हैं गोली के, वो अभी भी 100 से ऊपर मेरी चेस्ट वॉल के ऊपर ही हैं। डायफ्राम और अरोटा के बीच में भी एक है, ब्रीथ के साथ ऊपर आता है, ब्रीथ के साथ नीचे जाता है। तो ऐसा हुआ तो अभी भी चल रहा है। लेकिन उस सिचुएशन को फेस करना, और उस जिस स्ट्रगल से मैं निकला हूँ, मैंने बताया, लेकिन उसके बाद का जो संघर्ष था वो खुद के साथ संघर्ष। जब आप चल नहीं पाते हो, तो सांस नहीं ले पाते हो, आप जो खा रहे हो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की परसेंटेज नहीं है। तो आपकी बॉडी में डिसऑर्डर होना जी। और आपको जो इतने सारे एंटीबायोटिक दिए गए हैं उसके साइड इफेक्ट आपको झेलने हैं। तो वो सारी चीज़ें रहीं और वो संघर्ष बड़ा लंबा रहा। आपके साथ आपकी फैमिली का भी रहा होगा। उनका पहला रिएक्शन क्या था? उन्हें पता चला आपके साथ ऐसी जो है घटना हुई है, आप लड़े हैं, आपको गोलियां लगी हैं। सोल्जर के साथ उनकी फैमिली भी एक सोल्जर ही होती है, मैं ये कहता हूँ हमेशा। तो उनका रिएक्शन, डर एक हुआ होगा, आई एम श्योर। एक्चुअली मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती हैं। अच्छा। बहुत प्यार करती हैं, और हमेशा एक माँ अपने बेटे को तो करेगी। लाइक करती है। जी। मैं घर में सबसे छोटा हूँ। अच्छा। और मेरे जो बड़े भाई हैं उनकी एज में और मेरी एज में 15 साल का डिफरेंस है। अच्छा। तो घर में मैं सबसे छोटा हूँ और सबसे लाडला था। तो पापा का भी प्यार, मम्मी का भी प्यार सबसे ज़्यादा मुझे मिला। और ये प्रिविलेज हम कहें प्रिविलेज। छोटे का बहुत ज़्यादा प्रिविलेज हाँ रहता है। हाँ। तो प्यार पे प्रिविलेज सबसे ज़्यादा मेरा रहा। जी। और तो मम्मी को किसी ने बताया नहीं, कुछ नहीं था। लेकिन मेरे मामा जो थे वो सूबेदार मेजर से रिटायर थे। वो आए मिलने के लिए, और उस समय पे जो मेरी मम्मी थी वो खेत पे ईंख काट रहे थे। पापा भी वहीं पे थे, मम्मी भी वहीं पे थे, खेत पे थे। किसी ने नहीं बताया था उनको।
इवन भैया मेरे पास में थे, नहीं बताया किसी को, कि बस बोला कि थोड़ी चोट है सर में, ठीक हो जाएगा 4-5 दिन में और फिर आ जाएगा घर। तो मामा थोड़े इमोशनल हो गए, और मामा, जो मेरे मामा थे वो सेना मेडल थे, और उनको सेना मेडल श्रीलंका के साथ जो ऑपरेशन हुए उसमें पार्टिसिपेट किए थे जी। मामा। तो वो इमोशनल हो गए मामा अपनी बहन को देख के, और वो बोले कि परवीन की हालत जो है नाजुक है, बहुत नाजुक है, और शायद वो बचे ना। अरे बाप तो मेरी मम्मी के हाथ पैर जो थे फूल गए, और मेरी मम्मी सब कुछ छोड़ के दूसरे तीसरे गांव में निकल गई। शाम को वापस आई मेरी मम्मी, पता ही नहीं चला कहाँ पे पहुंच गई। तो जो दर्द था बहुत ज़्यादा था। फैमिलीज के ऊपर इफेक्ट होता है, ये चीज़ सिर्फ फैमिली ही जानती है और कोई नहीं जानता। जब मैं गया तो मेरी मम्मी के हाथ कांप रहे थे मुझे आशीर्वाद देते हुए, जिंदा बच गया, दोबारा लड़ लेना, तू है तो सब है। तो ये चीज़ें होती हैं हर फैमिली के साथ में, इमोशंस होते हैं। तो मैं अपनी चीज़ों को याद नहीं करता, लेकिन जब मैं सोचता हूँ मेरी मम्मी के साथ ऐसा हुआ और मेरी माँ इतना प्यार करती है मुझसे, तो लाइक मन में ना एक खुशी भी होती है कि लाइक इतना प्यार है एक माँ के ममता में। गर्व कितना होगा गर्व उन्हें। कितना होगा उन्हें। आपके फादर, मदर्स फिर भी एक्सप्रेस कर लेती हैं, फादर्स एक्सप्रेस फादर भी तो नहीं। कर भी नहीं पाते। तो ये इमोशंस, ये फीलिंग्स सोल्जर की फैमिली के अलावा ना तो कोई इसको समझ सकता है और ना एक्सप्रेस कर पाता है। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे एक ऑपरेशन में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, और मुझे माँ का जो प्यार था वो भी मिला। धन्य है सर, पता नहीं हमने क्या भाग किया, हमें आप जैसे सोल्जर्स मिले हैं। हमने क्या ऐसा कर लिया, व्हाट डिड वी डू, वी डोंट डिजर्व दिस।